इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र इग्नू रीजनल सेंटर गांधी भवन BHU वाराणसी के सौजन्य से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य है कि बच्चों में इनोवेशन के प्रति जागरूकता पैदा करें और इनोवेशन के प्रति सोच को समर्थ करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि कैसे हम अपने अंदर रचनात्मकता का विकास करें, कैसे हम स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, आज के परिवेश में जो जीवन की चुनौतियां हैं तमाम कैसे हम एड्रेस करते हुए विभिन्न तरह की चुनौतियों के बारे में जो हमारी डे टू डे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो साइबर से लेके हैं, मोबाइल के नेटवर्क को लेके हैं या और जो भी समस्याएं जीवन में हो रही हैं उनको कैसे काउंटर करें और इनके बारे में कैसे बेहतर ढंग से हम अपने को डेवलप करें। साथ ही साथ चर्चाएं होनी है इस कार्यक्रम में कि इन क्षेत्रों में जो आज की बर्निंग इश्यूज है, हर घर में हर परिवार में ये समस्याएं लगातार चल रही हैं कि कैसे हम एक करियर के रूप में देखें कि इस तरह के जो कंसल्टेंट हैं या साइकोलॉजी के स्पेशलिस्ट के तौर पे अपने करियर बनाने की सोच रहे हैं या ऐसे लोग जो साइकोलॉजी के फील्ड में काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर की वजह से तरह तरह की जो रूटीन बीमारियां होने लगी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन सब को कैसे काउंटर करें, इनके एक्सपर्ट के रूप में कैसे हम तैयार हों और इसको करियर के रूप में कैसे लें, इन बातों पे भी चर्चाएं करेंगे। आज के इस गोष्ठी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं या हमारे जो मुख्य वक्ता के तौर पे हमारे साथ उपलब्ध हैं प्रोफेसर संदीप कुमार जी, जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट BHU में प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र 48056 के कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपका एक बहुत बड़ा अनुभव है, देश विदेश के तमाम सेमिनार सिम्पोजियम की अध्यक्षता आपने की है, तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपके रिसर्च पेपर्स पढ़े गए हैं और तमाम हुए। आपके अनुभव हैं कि इस तरह के जो समस्याएं हैं उन पे आपके तमाम रिसर्च हैं, इन तरह की तमाम बातें हैं तो वो हमारे बीच उपलब्ध हैं। आज के इस हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर ईवन त्रिपाठी जी कर रहे हैं। मैं डॉक्टर ईवन त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो इस कार्यक्रम के एक परिचय के साथ साथ हमारे मुख्य वक्ता को आमंत्रित करने की कृपा करें। डॉक्टर ईवन त्रिपाठी जी। धन्यवाद डॉक्टर पांडे। First of all, I welcome our resource person, Professor Sandeep Kumar, Department of Psychology, BHU Varanasi. Professor Sandeep Kumar is a renowned academic personality in the field of clinical psychology, और he has done a lot of work in the psychology. And apart from psychology, he is running important courses and programs in BHU. And he is also a coordinator of the study center 48056. Before also, in previous years, we have listened in various lectures how to manage stress and so before also we have listened and today we are going to listen on the topic integrating creativity and well-being for social innovation among students. Actually, for innovations in our own life, the way we
interact with each other, the type of food we are eating, the type of clothes we are wearing. So all, we can say all are innovations. So not in the scientific field, but in our own life, all these innovations are built. तो कहने का मतलब है कि जो भी इवोल्यूशन है, आप देखेंगे कि ये सारा जो एक रिज़ल्ट है कि हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे क्रिएटिविटी की, और बिकॉज ऑफ दैट हम आज की डेट में हम एक कह सकते हैं कि एक आरामदायक या एक कम रोग वाली ज़िंदगी जी पा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि कैसे ये सारे इनोवेशंस हम अपने लाइफ में भी ले आ सकते हैं, कैसे कुछ इनोवेशन करके हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी भी मदद कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। और ये जितने भी जो कोई भी काम हम करते हैं तो उसके करने का कई तरीका है, अलग अलग तरीके से हम करते हैं। कोई काम हम बहुत आराम से कर लेते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होती है। तो वो सारे फैक्टर्स की बात हम लोग करेंगे। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हमने बनाया है, वो हम आपसे शेयर करेंगे और उसके माध्यम से हम लोग बात करेंगे। फिर बाद में जब पूरा हो जाएगा तो फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस के लिए भी हम समय लेंगे। तो आई होप कि मेरी स्क्रीन आप सभी को दिखाई दे रही होगी। जी सर, बिल्कुल। तो आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है, इंटीग्रेटिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एंड वेलबीइंग फॉर फॉस्टरिंग इनोवेशन। पहले भी आप देखते हैं कि यदि हम खुद खुश नहीं हैं, किसी नई चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते। या एक आम धारणा है कि कहेंगे कि यदि हमारा खुद का पेट भरा रहेगा या हमारे पास पैसे रहेंगे, तभी हम कुछ नई चीज़ के बारे में सोच पाते हैं। और क्रिएटिविटी में भी हम कुछ नई चीज़ें सोचते हैं, उसको आइडियाज़ जनरेट करते हैं और जनरेट करने के बाद फिर उसको अपने जीवन में उसको यूज़ करके अपने जीवन को और बेहतर बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, और सो दैट कि जितने भी हमारे जीवन की चीज़ें हैं वो सरल हो पाएँ। तो इस सभी चीज़ में एक चीज़ निकल के आती है, इमेजिनेशन। हम कुछ सोचते हैं, उसके बाद फिर चीज़ें क्रिएट करते हैं। एक कोट है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, इमेजिनेशन इज़ द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। यू इमेजिन व्हाट यू डिज़ायर, यू विल व्हाट यू इमेजिन, एंड एट लास्ट यू क्रिएट व्हाट यू विल। जो आप चाहते हैं उसी चीज़ को क्रिएट करते हैं। जिस चीज़ की, या आम शब्दों में कहते हैं कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है उसी तरह की चीज़ें आप क्रिएट करते हैं। सो डिपेंडिंग, इवन आप अपने घर में भी देखेंगे कि आप वही चीज़ें लेके आते हैं जिसकी आपको नेसेसिटी होती है, जिसकी ज़रूरत होती है, उसी के ऊपर आप पैसे भी खर्च करते हैं। तो क्रिएटिविटी क्यों ज़रूरी है, या जो लोग क्रिएटिव हैं उन्हें क्या फ़ायदे होते हैं, वो थोड़ा सा हम लोग समझें। कि जो पीपल हु आर क्रिएटिव दे अचीव मोर एंड रिसीव मोर अवार्ड्स। तो आप देख लीजिए कि अपने आसपास के जो लोग हैं, जो थोड़ा रिस्क लेते हैं, नए नए काम करते हैं, वो बेहतर जीवन जी पाते हैं। दूसरी तरफ ये है कि पीपल हु आर क्रिएटिव दे आर मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन डेवलपिंग अ बिजनेस। जितने भी बिजनेस आप देखेंगे कि हो सकता है कि किसी को लगता रहा हो कि ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें चलती रहती हैं हमारे जीवन में, हम नई चीज़ें करते रहते हैं। फिर जो लोग नए आइडियाज़ लेके आते हैं, या जो जिनको हम जिम्मेदारी देते हैं, वो उनके अंदर एक रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी होता है कि नए नए काम में आपको रिस्क की ज़रूरत पड़ती है। तो दे आर इन लीडरशिप पोजीशंस ऑल्सो, वो लीडरशिप पोजीशंस में भी रहते हैं और अल्टीमेटली एक अपने काम को जहाँ पे भी रहते हैं वो बेहतर आते हैं। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हम सभी के लिए ज़रूरी है कि जो लोग क्रिएटिव होते हैं, जब उनके जीवन में कोई डिफ़िकल्टी आती है तो दे परसिस्ट इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जब भी कोई डिफ़िकल्टी आती है तो वो उससे बाहर निकलने का रास्ता निकाल लेते हैं, या उसका सामना करने का कह सकते हैं कि एक जो
जो एक तरीका होता है वो क्योंकि इनोवेटिव होते हैं इसलिए वो उन चीज़ों को निकाल लेते हैं। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि हमको थोड़ा सा क्रिएटिव हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि पीपल हु आर क्रिएटिव दे टेंड टू बी हैप्पियर। अब कोई व्यक्ति क्रिएटिव है तो वो हैप्पी क्यों रह सकता है, ये भी थोड़ा सा समझने की बात है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति क्रिएटिव है वो अपने जीवन में जितनी भी समस्याएं आएंगी उसका सामना करने का सामर्थ्य उसके पास रहता है, तो वो उसका सामना आसानी से कर सकता है। और यदि आप आसानी से उसका सामना कर सकते हैं तो सर्टेनली आपका जो कष्ट होगा वो थोड़ा कम होगा, आप एक हैप्पी लाइफ या सेटिस्फाइड लाइफ जी सकते हैं। तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये है क्या। यदि हम किसी को कहें कि कोई व्यक्ति क्रिएटिव है या तो कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा ज़रूरी है कि क्रिएटिविटी क्या है। कि इट इज़ एबिलिटी टू प्रोड्यूस वर्क दैट इज़ बोथ नॉवेल एंड अप्रोप्रिएट। है ना, आपने कोई आइडिया जनरेट किया और अप्रोप्रिएट नहीं है या यूज़फुल नहीं है या आपको बेहतर करने में मदद नहीं कर पा रहा है, तो आप कह नहीं सकते हैं कि आपको जो भी आइडिया आपने जनरेट किया, तो जो भी आइडिया जनरेट किया है आपने वो यूज़फुल होना चाहिए। मतलब जो भी समस्या आपके सामने है उसका उसका हल निकालने में वो सक्षम होनी चाहिए, तभी वो क्रिएटिविटी मानी जाएगी। एक यदि आप भी अपना क्रिएटिविटी मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग चूँकि साइकोलॉजिस्ट हैं और तरीके ढूंढते रहते हैं, कुछ क्वेश्चनियर्स हम लोग डेवलप करते हैं। तो उसके लिए एक क्वेश्चनियर है, मैं आपको क्या करता हूँ, एक लिंक में शेयर कर देता हूँ जो आपकी यहाँ पे मैसेज है, मैसेज बॉक्स में शेयर कर देता हूँ कि जब भी आपको मौका मिले तो इसको आप एक PDF है डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। और और इसके कुछ जो भी आंसर्स हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर करते हैं, वो कह सकते हैं कि वो बेटर है। क्योंकि आप सभी जानते हैं ना कि हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे हमारी सारी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो हर व्यक्ति जाहिर है कि जो थोड़ा कोई कम क्रिएटिव होगा, कोई ज़्यादा क्रिएटिव, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। और इसी तरीके से इंटेलिजेंस में भी होते हैं, किसी की पर्सनालिटी अलग तरह की होती है, किसी की पर्सनालिटी दूसरी तरह की होती है। इस तरीके से क्रिएटिविटी भी एक ट्रेट है, जो गुण होता है व्यक्ति का। क्रिएटिविटी एक ट्रेट है। कुछ लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग रिलेटिवली कम क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिविटी डेवलप भी की जा सकती है, उसके बारे में लोग बाद में बात करेंगे। अब सवाल ये आता है कि जैसे क्रिएटिविटी और जो वेलबींग है वो कैसे कनेक्टेड है। आजकल कहा जाता है ना कि नर्चरिंग क्रिएटिविटी फॉर वेलबींग। यदि आप क्रिएटिव हैं तो आपका वेलबींग अच्छा होगा। आपका बहुत सारे तरह के वेलबींग होते हैं, आपका जो इमोशनल वेलबींग है, स्पिरिचुअल वेलबींग है, साइकोलॉजिकल वेलबींग है, सोशल वेलबींग है, अलग अलग तरह के वेलबींग होते हैं। तो हर एस्पेक्ट में यदि क्रिएटिविटी आप कर पाते हैं तो जाहिर है कि आप एक बेहतर व्यक्ति होंगे और दूसरों को मदद करने वाले होंगे। क्रिएटिविटी में लीड टू वेलबींग कैसे? आप जो भी इसमें आप पिक्चर में देख रहे हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें है। कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई डिज़ाइन बना रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई म्यूज़िक। अब ये क्या, इसमें क्या होता है कि सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, जब कोई चीज़ आप डेवलप करते हैं या नई चीज़ ईजाद करते हैं तो क्या होता है कि सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, लाइक हमने कुछ किया, हमने कुछ हमारा कुछ रोल है, वो जो सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट या सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है जो क्रिएटिविटी से होता है। जो साइंटिस्ट होते हैं या जो इस तरह के लोग होते हैं, अब जाहिर है कि वो एक सेटिस्फैक्शन उनके अंदर होता है। जब आप किसी चीज़ को दे पाते हैं या किसी को कोई साधन दे पाते हैं तो जाहिर है कि आप का जो वेलबींग होगा या लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा वो बेहतर होगा। इसीलिए कहा जाता है क्रिएटिविटी में लीड टू वेलबींग। यदि आप क्रिएटिव हैं, क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ है कि मान लीजिए किसी समस्या में हैं आप,
तो समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यदि आप n नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं, ठीक है, तो जाहिर है कि एक रास्ते से समस्या का समाधान नहीं हुआ तो दूसरे रास्ते से समस्या का समाधान हो गया। तो यदि आप ज़्यादा रास्ते खोज सकते हैं जिससे समस्या का समाधान हो सकता है तो यू आर क्रिएटिव पर्सन। ये सिंपली हमारे लाइफ में भी इसी तरीके से क्रिएटिविटी काम करती है। और जाहिर है कि यदि आप क्रिएटिव होंगे तो अपने जीवन की जो समस्याएं होंगी उनका सामना आसानी से कर सकते हैं, उनका समाधान भी आसानी से कर सकते हैं। इसलिए भी क्रिएटिविटी वेलबींग से रिलेटेड है। तो क्रिएटिव होना एक कह सकते हैं कि बेहतर माना। अलग अलग तरह की वेलबींग है। यदि हम कहें कि आप अपनी वेलबींग बेहतर कैसे कर सकते हैं, जाहिर है कि बायोलॉजिकल वेलबींग है, साइकोलॉजिकल वेलबींग है, सोशल वेलबींग है, स्पिरिचुअल वेलबींग है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। आप जो देखेंगे कि जो डाइट है, एक्सरसाइज है या अलग अलग तरह की चीज़ें आती हैं, मेडिकेशंस हैं, नए नए मेडिकेशंस आते रहते हैं। यदि कोई बीमारी है तो उसको दूर करने के लिए अलग अलग तरह के इनोवेशंस हो रहे हैं। इसी तरीके से साइकोलॉजिकल में आप देखेंगे कि जैसे आज बहुत से कॉन्सेप्ट है, जैसे माइंडफुलनेस है, ठीक है, उसको भी जाहिर है किसी ने इजाद किया होगा। या सोशल लेवल पे भी आप चीज़ें सीखते हैं तो उसको भी अलग अलग तरह से सीख सकते हैं, उसके भी। इसी तरीके से स्पिरिचुअल वेलबींग की हम बात करते हैं तो जब भी आप अच्छा करते हैं या स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करते हैं तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, जब कुछ कंट्रीब्यूट करता है। दैट इज स्पिरिट का मतलब क्या हुआ कि सेल्फ से रिलेटेड, आपका सेल्फ जो है वो ग्रो करता है, वो एस्पेक्ट आता है। इसी तरीके से सोशल एस्पेक्ट में जो फैमिली सर्कमस्टांसेस हैं, सोशल सपोर्ट है, अलग अलग तरीके से एक दूसरे की आप मदद कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी वेलबींग को डिटरमाइन करती हैं। देयर ऑल फैक्टर्स रिलेटेड टू। ये क्वेश्चनर के बारे में हमने बात किया था जिसका लिंक हमने शेयर किया, वो आप देख सकते हैं। इसके जो आंसर्स हैं आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं एक काम क्या करता हूँ कि मैं इसको कॉपी पेस्ट भी आपके इसमें डाल देता हूँ मैसेज बॉक्स में, तो उसके बाद में आप कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपली आप अपनी क्रिएटिविटी को मेजर करने के लिए आप देख सकते हैं कि आपका जो स्कोर यदि बेटर है तो उसके लिए आप थोड़ा और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बहुत से लेवल्स होते हैं जो क्वेश्चन है इन सब से रिलेटेड है कि आप जो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आते हैं, ठीक है। आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ होता है आइडिया चैंपियंस होते हैं, जैसे नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं जो बिजनेस देते हैं, आइडिया मैनेजमेंट की बात आती है। रिजल्ट्स जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होते हैं उसके कैरेक्टर्स, आप एक टीम में कितने क्रिएटिव हैं इसके बारे में बात की जाती है, या इंडिविजुअल लेवल पे कितने क्रिएटिव हैं, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो अलग अलग तरीके से या इमोशंस किस तरीके से की मदद कर सकते हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं। अब एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये जो क्रिएटिविटी है वो कैसे हम पता कर सकते हैं कि व्यक्ति क्रिएटिव है। तो यदि आप पता करना चाहते हैं कोई व्यक्ति क्रिएटिव है तो एक इसका कंपोनेंट होता है फ्लुएंसी का, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सजेशंस यू कैन मेक, ठीक है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। यदि किसी चीज़ का यूज़ आप बताएं, ठीक है, जैसे पेपर है या मोबाइल है या, तो यदि आप यूज़ की बताएं तो जितना ज़्यादा आप उसका यूज़ बता सकते हैं, या किसी प्रॉब्लम को आप कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है, फ्लुएंसी कहते हैं। दूसरा है कि फ्लेक्सिबिलिटी, द नंबर ऑफ टाइम्स यू शिफ्ट फ्रॉम वन क्लास ऑफ पॉसिबल जस्ट टू अनदर क्लास, ठीक है। इस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसको अलग अलग क्लासेस पे भी बांट लें, इसको सोशल लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो अलग अलग वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपने दिए
और कितने फ्लेक्सिबल हैं अलग अलग एरियाज में जाने के लिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी आइडियाज़ आपने जनरेट किए हैं या जो भी सजेशंस आपने दिए हैं वो कितने ओरिजिनल हैं, कहीं दूसरे का तो नहीं आपने लिया है। सो हाउ नॉवेल और अनयूजुअल और यूनिक योर सजेशंस आर, वो बातें आती हैं। इसमें कितना आप इलाबोरेट कर सकते हैं, उसमें भी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे दो चीज़ें समझने की, टाइप ऑफ थिंकिंग या रीजनिंग होती है, दो तरह की। कन्वर्जेंट क्या है कि जब बहुत से थॉट्स लेके एक आइडियाज़ पे जाते हैं, तो ये जो तरीका है आपको बहुत से आइडियाज़ को जनरेट करने में मदद नहीं करता है। लेकिन जो दूसरे टाइप ऑफ रीजनिंग है जिसको हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, आप एक आइडिया से ढेर सारे आइडियाज़ यदि जनरेट कर सकते हैं, मेनी पॉसिबिलिटीज डेवलपमेंट फ्रॉम वन स्टार्टिंग पॉइंट, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो जो क्लास में टीचर्स होते हैं प्रॉब्लम देते हैं, ट्राई टू गिव दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस जिसमें बच्चे डाइवर्जेंट थिंकिंग कर सकें। तो बहुत से जो करिकुलम डेवलप किए जाते हैं, तो यदि आप क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो वो सिचुएशंस अपने करिकुलम में यदि रखेंगे तो दैट विल हेल्प यू टू डेवलप चिल्ड्रन हु आर क्रिएटिव। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। प्लस आप ये भी सोच रहे होंगे कि अच्छा, जब हम कोई भी क्रिएटिविटी का काम करते हैं तो उसमें होता क्या क्या है, ठीक है। तो ये जब आपके मन के अंदर कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे पहला ये है कि ओरिएंटेशन होता है, कोई समस्या आपके सामने आ गई। दूसरा है कि अब ठीक है, समस्या आ गई तो उसका समाधान कैसे करें। समाधान करने के लिए जाहिर है कि आपको सोचना चाहिए। वो एक स्टेज जो होता है वो प्रिपरेशन का होता है, गेनिंग एज मच इंफॉर्मेशन इज पॉसिबल, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बीमार है, ठीक है, किस तरह की प्रॉब्लम है, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अब ये सारा इन्फॉर्मेशन है। अब डॉक्टर के पास भी जाए तो कौन सा डॉक्टर बेस्ट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ट्राई करते हैं इस तरीके से। एक एग्जांपल हमने दिया, इसी तरीके से यदि कोई प्रॉब्लम है तो फिर अब सारा इन्फॉर्मेशन आ गया, तो सारा इन्फॉर्मेशन आने के बाद एक जो स्टेज होती है जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जब आप हाई स्कूल इंटर में रहे होंगे तो फार्मूला पता है, डिजिट्स पता है, कैसे सॉल्यूशन होगा आपके दिमाग में चलता रहता था। तो अब वो इंक्यूबेशन का स्टेज है। द प्रॉब्लम व्हाइल अपीयरिंग नॉट टू बी एक्टिवली वर्क ऑन इज स्टिल कुकिंग इन द बैकग्राउंड। ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब आप उसको सोच रहे हैं, ठीक है, वो समस्या का समाधान कैसे होगा उसके बारे में सोचते रहते हैं। ये जो स्टेज होता है वो इंक्यूबेशन। फिर एक स्टेज आता है जिसको इल्यूमिनेशन कहते हैं, जिसको जो साइंटिस्ट ने जो नाम दिया वो आहा एक्सपीरियंस, ठीक है। हाँ, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, तो उसको आहा एक्सपीरियंस कहा जाता है। दैट इज रैपिड इंसाइट इन द सॉल्यूशन। पता चल गया हाँ, इस तरीके से करेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक। अब समस्या का समाधान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, दैट यू हैव टू टेस्ट। वो स्टेज जो होती है वो वेरिफिकेशन, टेस्टिंग एंड क्रिटिकली इवैल्यूएटिंग द सॉल्यूशंस। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। प्रिपरेशन में हम जो समस्या है उसके बारे में जानते हैं, इंक्यूबेशन में कितना ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो आ जाए, उसके बाद फिर हम उस सारी चीज़ें चलती रहती है। इंक्यूबेशन में जो कुकिंग स्टेज जो होता है, प्रिपरेशन आपने कर लिया इंफॉर्मेशन लेके, फिर उसके बाद जो किस तरीके से उसका समाधान हो सकता है उसके बारे में सोचते रहते हैं। इल्यूमिनेशन अल्टीमेटली पता चल जाता है कि ऐसे हो जाता है, लेकिन वो तरीका समस्या का समाधान कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, देन वी गो फॉर वेरिफिकेशन। ये स्टेजेस होते हैं क्रिएटिविटी के। अब सिर्फ इतना सोच लेने से ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है। कि आपने, ठीक है, कोई समस्या है तो क्या उसमें आपकी एक्सपर्टाइज है कि नहीं समाधान करने में, क्या आप क्रिएटिव थिंकिंग स्किल आपके अंदर है कि नहीं। दूसरा जरा बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आप मोटिवेटेड है कि नहीं, ठीक है। तो
तो क्रिएटिव थिंकिंग स्किल क्या है, जब भी हमने इसके पहले बताया तो डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में बताया कि कितना फ्लेक्सिबल या हैं या कितना इमेजिन कर सकते हैं किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए, या जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। दूसरा है कि मोटिवेशन कितना है। मोटिवेशन मतलब किसी समस्या का समाधान करने की, कुछ लोग ठीक है कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग उसमें लगे रहते हैं, ठीक है, चाहे उसके लिए मिले कुछ मिले या ना मिले, उसको एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। जिनके अंदर वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। और दोनों कंपोनेंट होने के साथ साथ यदि आपके पास एक्सपर्टाइज नहीं है, ठीक है, एक्सपर्टाइज क्या है, इज़ द नॉलेज, ठीक है, जो भी आप की एक्सपर्टाइज है, क्या उस एरिया में आपका नॉलेज है कि नहीं है, टेक्निकल प्रोसीजर आपको पता है कि नहीं है, इलेक्ट्रिक प्रोसीजर्स पता है कि नहीं, ये कंपोनेंट्स आपकी क्रिएटिविटी के होते हैं। अब हमारे ब्रेन में क्या होता है जब हम क्रिएटिविटी करते हैं या क्रिएटिव एक्शन करते हैं, इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि तो जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन सपोर्ट्स डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, लेकिन जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, जो अलग अलग तरह के ह्यूमन ब्रेन हैं, हमारा ब्रेन अलग तरह का हो सकता है, आपका ब्रेन अलग तरह का हो सकता है, ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग तरह के ब्रेन काम करते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचता है, ठीक है? हर एक व्यक्ति का जो क्रिएटिविटी होती है अलग अलग तरीके की होती है। इसको भी थोड़ा सा समझने की कि कैसे अलग व्यक्ति का जो क्रिएटिविटी होता है वो अलग तरह का होता है। यदि हम इसको कहें, इस ब्रेन को हमने दिखाया, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो एक तरफ थोड़ा सा लेस कलरफुल दिख रहा होगा, एक तरफ राइट तरह मोर कलरफुल दिख रहा होगा। लेकिन यदि हम इसको देखने के बाद ये सवाल करें कि ब्रेन के किस साइड में ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, तो कलरफुल देख के आपके मन में विचार आएगा कि जो राइट वाला एरिया है ये ज़्यादा क्रिएटिविटी करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके लिए कहा गया है कि नॉट ओनली शुड द आइडिया ऑफ द राइट ब्रेन क्रिएटिविटी बी रिजेक्टेड, द आइडिया ऑफ वन पार्ट ऑफ ब्रेन बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिविटी इज इनएक्यूरेट। क्योंकि जो कुछ भी आप राइट ब्रेन में नया आइडिया लेके आते हैं, वो आइडिया यूजफुल है कि नहीं, वो हमारा जो एनालिटिकल ब्रेन है, मतलब हमारा लेफ्ट साइड वाला जो ब्रेन होता है उसको हम एनालिटिकल ब्रेन कहते हैं। जो भी आपने आइडिया जनरेट किया वो हमारा लेफ्ट ब्रेन उसको चेक करता है, कि वेरीफाई करता है कि क्या ये आइडिया काम करेगा कि नहीं। तो इसलिए तो दोनों ही हमारे ब्रेन के जो पार्ट हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, दोनों ही बराबर रोल प्ले करते हैं कि किस तरीके से किसी समस्या का समाधान हो सकता है। तो आइडिया जनरेट हुई, लेकिन वो समस्या का समाधान वो आइडिया कर पाएगा कि नहीं, वो हमारे लेफ्ट ब्रेन में ये निर्धारित होता है, क्योंकि उसमें वेरीफाई किया जाता है। बहुत से एरिया हैं, इसमें एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। कहा जाता है कि जो हायर कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, जिसमें अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, अराउजल, ये सारी चीज़ें आती हैं, वो हमारे फ्रंटल, इसलिए कहा जाता है कि जो ये यहाँ इसको जो फ्रंट वाला हिस्सा है, इसको बुद्धि का स्थान वहाँ होता है, ऐसा कहने को आप कहते हुए लोगों को देखते हैं। इसमें अलग अलग है, MRI वगैरह की जब हम बात करते हैं तो आप सोचते हो ना कि जब MRI होता है तो आखिर उसमें होता क्या है, ठीक है, या जो एक fMRI होता है, तो सिंपली जिस एरिया में ब्रेन, जिस एरिया में भी ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, वो एरिया एक्टिव होता है, ठीक है। तो जब आप जैसे आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो किस एरिया में म्यूज़िक, किस एरिया में ब्लड सप्लाई हो रही है, उसके आधार पर डिपेंड करता है कि वो एरिया एक्टिव है। यही चीज़ें ध्यान में रख के साइंटिस्ट काम करते हैं। सिंपल है कि जो एरिया एक्टिव होगा उसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी खर्च हो रही होगी। तो जाहिर है कि एनर्जी खर्च जहाँ पे होगी वहाँ पे ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, और ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ब्लड वहाँ पे जाएगा।
इस तरीके से वो काम करता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि अलग अलग चीज़ें हैं कि जो हमारा एनालिटिकल जो ब्रेन है वो गोल ड्रिवन एनालिटिकल इंटेलिजेंस वहाँ पे होती है, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग, मेजरमेंट्स, ये सारे काम आते हैं। रिजल्ट ड्रिवन की बात करता है, सिक्वेंशियल थिंकिंग, प्लानिंग की बात करता है। इसी तरीके से आप देखेंगे हमारा जो राइट ब्रेन है वो क्या करता है, वो एक फ्यूचर के बारे में, नए कॉन्सेप्ट्स, इंट्यूशंस के बारे में बात करता है, इमेजिनेशन के बारे में बात करता है, इमोशनल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करता है, म्यूजिकल। तो ये अलग अलग तरह की क्रिएटिविटी आपको अलग अलग ब्रेन के एरियाज में देखने को। अब क्रिएटिविटी इनोवेशन में अपना रोल कैसे प्ले करती है, ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि हमने आइडिया जनरेट किया, उसको डेवलप किया, फिर डिस्कवरी हुई, वो क्रिएटिविटी का एरिया है। आइडिया डेवलप किया, फिर इन्वेंशन हुआ। लेकिन दूसरा एक है कि टर्निंग आइडिया इनटू प्रोडक्ट या सर्विस। जो भी हमने आइडिया जो डेवलप किया है वो यूजफुल हमने बना लिया, तो दैट बिकम्स इनोवेशन। ठीक है, जैसे जो साइंटिस्ट डेवलप करते हैं बाद में उसको पेटेंट या कॉपीराइट बनाते हैं, क्योंकि उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में रखा जाता है। पेटेंट या कॉपीराइट आप देखते हैं तो दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन और द कंपनी जिसने हेल्प किया है उसको डेवलप करने के लिए। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें इसमें काम करती हैं। तो क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी इज द थॉट प्रोसेस दैट लीड्स टू डेवलपमेंट एंड जनरेशन ऑफ आइडियाज। लेकिन इनोवेशन क्या है? इनोवेशन इज अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आइडिया कॉन्सेप्ट। जो भी हमने आइडिया डेवलप किया है उसको प्रैक्टिकली यूज करके किसी भी समस्या का समाधान करने की जो क्षमता है वो डेवलप कर लेना। तो वो फार्मर के लिए काम आ सकती है, वो किसी बीमारी को दूर करने के लिए काम कर सकती है, या जो इन्फॉर्मेशन है उसको जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काम आ सकती है, या जो चीज़ खराब दिख रहा है उसको अच्छा दिखने में मदद कर सकती है। बहुत से रिजल्ट्स आपके होते हैं इनोवेशंस काम। तो पहले के जो प्रोडक्ट्स थे आपको उतने स्लीक या उतने बेहतर नहीं मिलेंगे, लेकिन आज के प्रोडक्ट्स वो बेहतर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो पहले अलग तरह की टीवी आती थी, अब नई तरह की टीवी आती है, अलग साउंड होता था। दे आर ऑल रिजल्ट ऑफ इनोवेशंस। ये बिकॉज ऑफ इनोवेशंस हमको तो इमेजिनेशन हमने आइडिया जनरेट किया, फिर उसको क्रिएटिविटी में हमने क्या किया, हमने आइडियाज़ को काम पे लगाया, जिसमें हमारा स्ट्रेंथ इंटरेस्ट काम करता है, हमारी जो क्यूरियोसिटी है वो काम करती है, जिसमें हमारा इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कमिटमेंट काम करता है। देन एनीथिंग इज क्रिएटेड। फिर वो इनोवेशन मतलब जो आइडिया है उसको किसी भी यूज़फुल चीज़ में लगाने के लिए। हमारे देखेंगे हमारे गांव के बहुत से लोग चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे आप गांव में कभी जाइए तो जो पुराना तरीका है, क्या करते हैं कि एक आदमी को कपड़ा पहना के वहाँ पे खड़े कर देते हैं। तब क्या होगा कि जानवरों को लगता है कि वहाँ पे आदमी खड़ा है, इसलिए वो नहीं। तो जाहिर है कि इस तरह का आइडिया किसी के मन में आया होगा, फिर एक आदमी को वहाँ पे खड़ा कर दिया होगा, और जिसकी वजह से जानवर वहाँ पे नहीं आते या चिड़िया नहीं आती जो फसल को नुकसान पहुँचाती थी। तो वो आइडिया जनरेट करना, फिर उसको काम पे लगाना, वो इनोवेशन की कैटेगरी में आता है। सिमिलरली आइडिया हमारे मन में आता है, हम अपने जीवन में भी बहुत सी चीज़ों को काम। अब कोई व्यक्ति क्रिएटिव है या नहीं है कैसे हमको पता चलेगा? ठीक है, तो कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, जो एक व्यक्ति को भीड़ से अलग करती है। ठीक है, उसमें एक जो क्वालिटी है जिसको कहते हैं टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी। मतलब ऐसे लोग हैं यदि स्थिति स्पष्ट नहीं है तो घबराते नहीं हैं, वो कहते हैं टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी। दूसरा है कि वो रिस्क भी लेते हैं, और रिस्क भी कैलकुलेटेड रिस्क होता है, सेंसिबल रिस्क टेकिंग होती है। तो रिस्क लेते हैं, बट उनको पता होता है कि इस तरह के यदि रिस्क लेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि हम ज़्यादा सफल हो सकते हैं। बीइंग ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। ठीक है, वो नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं। जाहिर है कि उसमें कभी सफल होंगे कभी असफल होंगे, लेकिन दे आर ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस एंड दे डिफाई द क्राउड। मतलब जैसा अलग दूसरे लोग करते हैं
वो उससे अलग करने का प्रयास करते हैं। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स या पर्सनल क्वालिटीज जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति क्रिएटिव है। अब किसी मान लीजिए आप किसी संस्थान में काम कर रहे हैं, लीडर के रोल में हैं, तो यदि आप चाहते हैं कि आपके लोग क्रिएटिव हों तो उनको आपको चैलेंजिंग काम देना पड़ेगा। दूसरा है कि उनको फ्रीडम होगी कि किस तरीके से वो काम कर सकते हैं। तो फ्रीडम होने से क्या होता है कि आप स्क्रिप्टेड तरीके से, स्क्रिप्टेड काम क्या होता है कि जैसा कहा गया है या जैसा लिखा गया है वैसे ही आपको काम करना है, तो वहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। एक बार मैं एक सेशन ले रहा था इसी तरह का BSNL के एम्प्लॉयज़ के साथ, तो हमने पूछा कि क्या पॉसिबल है कि वहाँ पे करें। बोले, एक आदमी ने बोला कि सर एक बार हमने कोशिश की थी अलग तरीके से करने की, मैं रूल्स को अलग तो हमको मेमो मिल गया। इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस में क्रिएटिविटी को तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो फ्रीडम नहीं है। रिसोर्सेस भी जाहिर है कि आपके पास रिसोर्स नहीं रहेगा तो आप आइडियाज़ भी नहीं जनरेट कर सकते हैं, तो रिसोर्सेस भी कई बार चाहिए होते हैं। लाइन को बिना पेन को उठाए इसको सॉल्व कीजिए। तो इसका जो रिजल्ट है या इसका जो तरीका है उसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ठीक है, यूजुअली लोग इसी डॉट्स के अंदर खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यदि अब क्या है कि एक जो बॉक्स था उससे बाहर निकला, ठीक है, बाहर निकला तो बिना पेन को उठाए आपने सॉल्व कर लिया इस समस्या को। यदि बॉक्स के बाहर नहीं जाएंगे तो आप नहीं सॉल्व कर सकते। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि जो जैसे बाकी लोग सोच रहे हैं या ट्रेडिशनल तरीके से लोग सोच रहे हैं उससे हम अलग सोचते हैं तो समस्या का समाधान आसान। बहुत से फैक्टर्स हैं जो जानने की ज़रूरत है जो हमको क्रिएटिविटी से रोकते हैं, जैसे सोशल इन्वायरमेंट है, ठीक है, लैक ऑफ सपोर्ट है या ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग है, जैसा हमने कहा है वैसा ही करना है, नो रिस्क टेकिंग है, या कल्चर इस तरह का है, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर में थोड़ा सा डिफर करते हैं कि हालांकि सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि दे प्रोवाइड ऑटोनॉमी, ठीक है, जो रिस्क टेकिंग के लिए वो देते हैं। ठीक है, पढ़ाई छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, यू कैन डू ऑन योर ओन। तो बहुत से आप देखेंगे कि जो इनोवेशंस लेके आए हैं लोग, दे आर स्कूल ड्रॉप आउट्स, कॉलेज ड्रॉप आउट्स लोग होते हैं। यहाँ आप स्कूल छोड़ दीजिए, कॉलेज छोड़ दीजिए तो आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे कि क्या कर रहे हो, तो एक्सेप्टेंस नहीं होता है। सो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी आप देखें कि यदि आपके पास समस्या यह है कि आपको खाने के ही लाले हैं, ठीक है, तो आप ब्रेड एंड बटर में ही परेशान रहेंगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू थिंक अबाउट न्यू थिंग्स। फिजिकल इन्वायरमेंट भी है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, कन्वेंशनल एजुकेशन जो है अभी चल रहा है, आजकल थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, जब हम लोग नए तरीके से या एक्सपीरियंशियल लर्निंग की हम बात करते हैं, रोट लर्निंग की बात की जगह हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जब किताबें पढ़ते तो उसमें था विज्ञान आओ करके देखें, मतलब सिर्फ किताब में ही ना पढ़ें, कैसे होता है वो भी जानने की कोशिश करें, तो उसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। और कल्चरल बैरियर्स भी होते हैं, रूटीन लाइफ होती है, एक्सपेक्टेशंस हमारे समाज के होते हैं, ठीक है। कई बार आप सवाल पूछिए तो नहीं, ठीक है, जब आप बड़े लोग होते हैं तो जब बात कर रहे होते हैं कहा जाता है कि जब बड़े बात कर रहे हों तो सवाल नहीं पूछना चाहिए। जाहिर है यदि बच्चे के मन में सवाल है तो वहीं पे ख़त्म हो गया। रूटीन लाइफ, ठीक है, रूटीन लाइफ क्या है कि यदि हम जीवन के बारे में बात करते हैं कि सिंपल है, जन्म हुआ, स्कूल गए, स्कूल जाने के बाद, ठीक है, कॉलेज गए, कॉलेज के बाद जॉब लगी, जॉब के बाद शादी हुआ, शादी के बाद, ठीक है, लाइफ पूरी हो गई या साइकिल पूरी हो गई, बच्चों का शादी ब्याह किया। लेकिन अब बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं कि आप स्कूल गए, ये हुआ, और लाइफ के बाद मैरिज हुआ, लेकिन मैरिज के बाद प्रॉब्लम्स आए, ठीक है। तो जापान जब मैं था वहाँ पे बताया था कि हम पढ़ाते क्या हैं कि हम, ठीक है, शादी हुई, शादी के बाद
डिवोर्स भी हो सकता है, एक बेहतरीन टॉक जो डॉक्टर संदीप कुमार ने कैसे माइंड को अपने क्रिएटिविटी के प्रति ट्रेन करें, कैसे अपने को आप करें, ये अपने डॉक्टर संदीप कुमार ने हमको बताया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं और ये लेक्चर हमारे विद्यार्थियों को बहुत पसंद आएगा, ऐसा उम्मीद है। और क्रिएटिविटी के बारे में उनको आइडिया डेवलप करने का एक अच्छा अवसर मिलेगा, अपने माइंड को ट्रेन कर सकेंगे। ये जो केक है कि कैसे 3 बार हम कट लगाएं ताकि वो 8 पीसेस में बन जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सवाल है, सोचने की ज़रूरत है कि आप सोच सकते हैं। सो विद दिस थैंक यू एंड आई वुड लाइक टू अच्छे ढंग से मतलब आई ओपनिंग लेक्चर, कई चीज़ें हम लोग जानते भी थे, नहीं भी जानते थे, लेकिन उसको जैसे आप उसमें हाँ, तो पांडे जी जैसा कह रहे थे कि मतलब इन रिसेंट ईयर्स द न्यू डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इन इग्नू एक्चुअली। तो जैसे बीए साइकोलॉजी इग्नू में ऑलरेडी लॉन्च है, एमए साइकोलॉजी है। कुछ सालों पहले एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ लॉन्च हुआ। दैट वाज स्पेशली फॉर द साइकोलॉजी एंड सोशल वर्क स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड स्पेसिफिकली। इन 3 बैकग्राउंड से कोई बच्चे हैं तो वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ, जैसा कि हमारे सेंटर पे 48056 पे प्रोफेसर संदीप कुमार जी काफ़ी दिनों से उस प्रोग्राम को संचालित करवा रहे हैं और बहुत ही अच्छे से, मतलब ट्वाइस इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी वाज द नोडल सेंटर ऑफ दिस प्रोग्राम फॉर द काउंसलिंग पर्पस, जो प्रोफेसर संदीप कुमार जी ने अपनी टीम के साथ उसकी काउंसलिंग कराई थी नेशनल लेवल पे। तो एक वो है। और अभी पिछले ही साल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी आरटीआई रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम है, मेरिट बेस्ड प्रोग्राम है, इसमें लिमिटेड सीट्स है और एवरी रीजनल सेंटर इज हैविंग 25 सीट्स अलॉटेड बाय द आरसीआई। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी बहुत ही एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम है। अभी भी इसकी मेरिट अप्लाइकेशन पढ़ रहे हैं इसके और बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। और एज पर माई नॉलेज इज देयर वी हैव रिसीव्ड मोर देन 100 एप्लीकेशंस फॉर 25 सीट्स। तो एक मेरिट बनेगी जिस आधार पे बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। एमए साइकोलॉजी की इग्नू में हमेशा से खास बात रही है कि कोई भी स्टूडेंट फ्रॉम एनी ग्रेजुएशन फील्ड हु हैज डन हिज और हर ग्रेजुएशन इन एनी आर्ट्स का हो, साइंस का हो, उसका साइकोलॉजी बैकग्राउंड है या नहीं है, दे कैन परस्यू एमए साइकोलॉजी। Because MA Psychology is our flagship program in terms that most of the selected students, most of the officers, military personnel, hospital staff, doctors, they take admission in MA Psychology. So in that sense, MA Psychology of IGNOU is a very flagship program. और मतलब per year we are getting around 9,000 to 10,000 admissions in MA साइकोलॉजी। अलावा जो MA साइकोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी और PhD इन साइकोलॉजी, दिस इज नाउ अवेलेबल। PhD के भी एडमिशन अभी ओपन हुए हैं, तो दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन PhD इन साइकोलॉजी दे कैन अप्लाई फ्रॉम IGNOU और द रेस्ट ऑफ द कंडीशंस आर सेम। तो ये कुछ है साइकोलॉजी के बारे में। और ये सारे प्रैक्टिकल इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है जिसमें कि हमारे इंटेंसिव प्रैक्टिकल्स होते हैं, इंटर्नशिप होती है, प्रोजेक्ट्स भी सबमिट कराए जाते हैं प्रॉपरली। मीटिंग विद द आरसीआई अगेन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वी विल बी अर्जिंग टू द आरसीआई टू एनहांस इट्स कोर्स। So now that I have done course yes sir. Not in our hand, it will be done by the RCI only. We can only make a request to them. So if it is, it will be definitely made, and if it is accepted, the seats will be enhanced. क्षेत्रीय निदेशक इग्नू क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता
आदरणीय प्रोफेसर संदीप कुमार जी, क्षेत्रीय केंद्र के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण, कार्यक्रम में जुड़े सभी प्रतिभागी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कार्यक्रम से न केवल हमारे प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं, बल्कि हम सब आयोजनकर्ताओं को भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। अपने व्यस्त समय से इस कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए हम क्षेत्रीय केंद्र की तरफ से प्रोफेसर संदीप कुमार जी को धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आप भविष्य में भी हम सभी का ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। हम क्षेत्रीय निदेशक को भी धन्यवाद देते हैं जिनकी सहमति, सहयोग और मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आज आयोजित हुआ। हम सभी प्रतिभागियों को भी अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं जिनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और जिनके इस कार्यक्रम को आयोजित करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। हम कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे जी को भी धन्यवाद देते हैं जो लगातार इस तरह के नए कार्य को करते रहते हैं। अंत में क्षेत्रीय केंद्र के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देते हैं जिनका इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कराने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग मिला। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।